हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम ये अपना 6 चैप्टर पढ़ रहे थे उत्तक। उत्तक के परिभाषा भी देख ली थी अपन ने, प्रकार भी देख लिए थे। 2 प्रकार होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक के बारे में भी अपन पढ़ लिया था, जंतु उत्तक चल रहा था अपना। और जंतु उत्तक में भी अपन ने क्या किया था, जो एपिथेलियम टिश्यू है अपना, एपिथेलियम उत्तक, जिसे अपन हिंदी में उपकला उत्तक भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया। उसके प्रकार भी देख लिए थे अपन ने। अब यहाँ जो अपना है वो दूसरे नंबर का उत्तक है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। क्या बोलेंगे इसे? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अपना कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, मतलब 2 अंगों को जोड़ने वाला उत्तक है, कनेक्ट करने वाला है कि 2 या 2 से अधिक अंगों को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा। तो संयोजी जो उत्तक होता है वो क्या है, पूरे शरीर को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। अब यहाँ इसके बारे में अपन बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन कौन किस किस से संयोजी उत्तक में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ देखिए, संयोजी उत्तक जैसे उपकला उत्तक के प्रकार थे, तो यहाँ संयोजी उत्तक में भी क्या क्या सम्मिलित किया गया है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, रक्त पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला क्या पढ़ेंगे, इसमें रक्त के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे, उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे, उपास्थि क्या होती है। और तीसरी अपन इसके बारे में अस्थि के बारे में पढ़ेंगे कि अस्थि क्या होती है। चौथा इसके बारे में देखेंगे कि अपन एरियोलर उत्तक, और इसका जैसे जैसे अपना क्या रहेगा, अपना इसका अपन जैसे इसको पढ़ लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, इनके सबके बारे में बता दूंगा कि क्या क्या होते हैं। और ये वसाम्य उत्तक, ठीक है। तो ये इतने अपन को 5 टॉपिक पढ़ने हैं किसके अंदर, अपन को संयोजी उत्तक के अंदर। देखिए, इस चीज को आप यहीं से क्लियर करते जाना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। आपकी बुक में क्या है कि लाइनें दे रखी है, अलग अलग मैटर नहीं दे रखा है। इन सबके बारे में, इनके बारे में क्या है कि जैसे संयोजी उत्तक की बात की है तो संयोजी उत्तक के बारे में सब कुछ दे रखा है। यदि आप उस एनसीईआरटी को ऐसा पढ़ना चाहोगे कि लाइन से लाइन ऐसे पढ़ते जाओगे तो आपको याद नहीं होगा। उसके बारे में आपको क्या करना है, इस चीज़ के बारे में नोट्स बना के यदि फिर याद करें तो और भी बेटर रहेगा। उससे क्या होगा, आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी आपकी। तो अपन यहाँ से फर्स्ट जो अपना टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, रक्त के बारे में। तो देखिए, रक्त की पहली अगर आप परिभाषा दोगे, यहाँ रक्त क्या है, अगर रक्त के बारे में बात करेंगे तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको तो छापे लेना आपको, क्या क्या पढ़ना है नेक्स्ट से अपन को इसे देखना है। तो देखिए, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल मतलब वो लिक्विड वाला पदार्थ है, तो वैसे सबको ही पता है कि रक्त वैसे ही बहता रहता है अपनी बॉडी में, ठीक है। और संयोजी उत्तक का मतलब मैंने अभी बताया था कि आपस में 2 अंगों को जोड़ने वाला। तो रक्त भी क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जो 2 या 2 से अधिक अंगों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अब सर ये तो लिक्विड है, तो ये तो जोड़ने का काम कैसे करेगा? ये जोड़ने का काम इसलिए करता है ताकि ये क्या करे, अपने शरीर में गैसों का परिवहन और पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तो रक्त क्या है, पूरा आवारा है, तो पूरे बॉडी में घूमता रहेगा, पूरी बॉडी में घूमता रहेगा। तो जिस कोशिका को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होगी वहां पहुंचाएगा ही। तो पहुंचाएगा तो क्या बिना पोषक पदार्थ अपनी कोशिकाएं जीवित रह सकती है? नहीं रह सकती। इसलिए क्या है, ये एक तरह से अपने लिए जोड़ने का कार्य करता है कि वहाँ की कोशिका को, जैसे आपकी कोशिका को यहाँ की कोशिका से आपस में क्या कर रहा है, पोषक पदार्थों के माध्यम से जोड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, रक्त में भी क्या है कि अपने 2 भाग होते हैं, जैसे अपने 8th क्लास में पढ़ा था।
लेकिन मैं वापस बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या कार्य और कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए रक्त में इसका जो दो भाग होगा वो एक तो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा होता है, और एक तो कौन होता है, रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, ये प्लाज्मा पूरे रक्त का अपना 55% भाग बनाता है, और ये रक्त कणिकाएं जो होती है अपने शरीर के पूरे ठोस वाला भाग 45% बनाती है। मतलब 100 में से 55 गए तो कितना बचा, 45। ये वाला क्या है, तरल पदार्थ है, और ये वाला क्या है, अपने शरीर के रक्त का ठोस पदार्थ। ठीक है, तो आपने जैसे वहां एक क्लास में पढ़ा होगा कि ये हल्का पीला गाढ़ा तरल पदार्थ है, जिसमें 90 से 92% तो जल पाया जाता है, और बाकी का 8 से 10% क्या पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में अपन को इतना ही देखना है। ठीक है, हल्का पीला गाढ़ा पदार्थ है जिसमें 90 से 92% तक जल पाया जाता है, और बाकी का जो 8 से 10% जो भाग है उसमें क्या पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीनें पाई जाती हैं। यहाँ जो अपन बात करते हैं तो यहाँ जो रक्त कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं अपने शरीर में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी जिसे अपन बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलेंगे, बिंबाणु। तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को बोलेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे, और प्लेटलेट्स बिंबाणु, इनको प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो इनके बारे में अपन को देखना है एक एक, जो अपन वहां भी पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ थोड़ा आगे इसको थोड़े ज्यादा तरीके से देखना है। कहने का मतलब है थोड़ा बड़ा है, इसमें और भी मैटर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको बात करता हूँ आरबीसी के बारे में। तो देखिए आरबीसी जो होती है अपने शरीर, आरबीसी की जो आकृति होती है गोल उभयताकार, ठीक है, या अंडाकार होती है, तस्वीनुमा जिसे बोल सकते हैं, तस्वीनुमा, उभयकार, गोलाकार, अंडाकार, ये क्या होगी, इसकी आकृति होगी। और एक आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक शोषक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। जैसे HB अपन बात करेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक शोषण वर्णक होता है, जो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, इस आरबीसी के अंदर पाया जाएगा, आरबीसी के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका रंग भी कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये जो होता है इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में, ये वाला भाग अपना यहाँ होता है। तो इसका निर्माण की अगर मैं बात करूं कि ये जो आरबीसी है ये बनती कहाँ है, ये कणिकाएं कहाँ बनती है, तो कहाँ की बात करेंगे अपन, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और एक क्या होगा, देखिए, और इसका जो जीवन काल, यहाँ की बात कर रहे हैं, इसका जीवन काल की एक आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती है, तो कितने दिन तक जीवित रहेगी, 120 दिन तक क्या होती है, आरबीसी जीवित रहती है। 120वें दिन के बाद में क्या हो जाती है, आरबीसी खत्म हो जाती है, मर जाती है। तो जैसे निर्माण हुआ, तो निर्माण तो अस्थि मज्जा में हो गया, अब ये मर गई, तो मरने के बाद में क्या होता है, इन कोशिकाओं को वापस बनाया जाता है। अब वापस बनाया जाता है, कह सकते हैं कि इनको दफनाया जाता है। तो एक स्थान होता है जिसे अपन प्लीहा कहते हैं, क्या कहेंगे, प्लीहा। एक स्थान होता है जहाँ ये मर जाती है आरबीसी, वहाँ इनको दफनाया जाता है। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मतलब दफनाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, ये आरबीसी के बारे में हो गया। और अब यदि आरबीसी के बारे में आप कार्य की बात करो, तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, कि शरीर में ऑक्सीजन को लेकर जाती है, और साथ ही साथ क्या होगा, ये अपने शरीर का तापमान भी नियंत्रित करती है। ठीक है, इतना ही दे रखा है, और इसके बारे में ज़्यादा डीपली से नहीं दे रखा अपनी बुक में, तो जितना दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे।
तो आरबीसी के बारे में अस्थि मज्जा का निर्माण हो गया, 120 दिन तक जीवित रहती है और इसके बाद में आरबीसी को क्या कर दिया जाता है, जहाँ जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। अब ध्यान दो, जो सेकंड वाला जो पार्ट है अपना वो कौन सा आ गया, WBC। ठीक है, अब WBC आ गया ना, तो इस WBC के बारे में भी देख लेते हैं कि ये WBC भी अपन को क्या कहना चाह रही है। तो इस WBC के बारे में अपन देखेंगे, तो देखिए WBC जो होती है इनका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, सफेद रंग होता है। सफेद रंग इसलिए होता है कि जैसे अभी अपन ने बात की थी कि एक लाल रंग का श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो क्या होगा उसमें, ये WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। यदि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसकी अनुपस्थिति में इसका रंग कैसा होगा, श्वेत होगा। इनकी जो संख्या होती है 100 ml में, 100 मिलीलीटर ब्लड में इनकी संख्या 6000 से 8000 के समथिंग की रहती है। जबकि आरबीसी की संख्या बात करें तो 100 ml में 5 से 5.5 लाख रहती है। तो इनकी संख्या भी क्या होगी, कम रहेगी और इनमें हीमोग्लोबिन क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए इनका जो रंग होगा वो कैसा होगा, सफेद होगा। ये जो होती है इनकी आकृति भी गोलाकार होती है, लेकिन इनकी कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। यह अपने शरीर में क्या करती है, प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करती है, इसलिए इसको शरीर की सैनिक कोशिकाओं भी कहा जाता है। आपने क्लास 8 में पढ़ लिया होगा कि शरीर की सैनिक कोशिकाएं अपन किसको कहते हैं, WBC को कहते हैं। ठीक है, तो ये WBC के बारे में अपन और भी देखते हैं यहाँ से। तो देखिए अपने पास WBC के जो होते हैं 2 भाग होते हैं। यहाँ WBC की बात करेंगे तो कितने भाग होंगे अपने पास, WBC के 2 भाग होते हैं। एक तो होती है कणिकाण और एक होती है अकणिकाण। एक क्या होती है, अकणिकाण। देखिए कणिकाण और अकणिकाण का मतलब होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो WBC होती है इनके जो क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। इनके जो सेंटर में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। यदि इनका केंद्रक 2 या 3 पालियों में विभक्त है, मतलब ऐसे कक्षों में, जैसे मान लो कि इस केंद्रक को मैं झूम करके देखूं तो ये इतना बड़ा दिखाई देगा मेरे को, और इसमें यदि ऐसे कक्ष बटे हुए हैं, मतलब 3 कक्ष हो गए इसमें, यदि इनका जो केंद्रक है 3 कक्षों में बटा है, 3 कक्ष बोल सकते हैं या 2 कक्ष बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कक्ष होनी चाहिए, इस केंद्रक के अंदर क्या होनी चाहिए, कक्ष होनी चाहिए, मतलब कमरे जैसी संरचनाओं में विभक्त होना चाहिए। यदि ये क्या है, यदि कमरे जैसी संरचनाओं में विभक्त है तो उनको अपन क्या बोलेंगे, कणिकाण। यदि इनका केंद्रक इनमें कक्षों में विभक्त नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे, अकणिकाण। ठीक है, तो यहाँ जो कणिकाण और अकणिकाण कितनी होती है, तो यहाँ जो कणिकाण और अकणिकाण की बात करते हैं तो 3 होगी। कौन कौन सी, एक तो होगी न्यूट्रोफिल, क्या होगी, न्यूट्रोफिल, इयोनोसोफिल, और एक तीसरी जो होती है अपने पास वो कौन सी होती है, बेसोफिल। जिनके भी अंत में फिल लग रहा है वो कौन सी होगी, कणिकाण। और ये 2 प्रकार की होती है अपने शरीर में, कौन कौन सी, एक तो मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और एक कौन सी होती है शरीर में, लिम्फोसाइट।
देखिए आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये हमारे कोर्स में नहीं है तो आप कैसे पढ़ाए। बिल्कुल है, आपकी थ्योरी वाले पार्ट में नहीं दे रखा, लेकिन जहाँ से सेवेज तक आपका स्टार्ट है वहाँ आपकी कुछ डायग्राम दे रखे हैं और उस डायग्राम में आपको बता रखा है कि WBC कोशिकाएं कितनी होती है। तो उन सब का आपको नाम दे रखा है, न्यूट्रोफिल, इस्टेनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो आपको क्या करना है, याद जरूर करना है, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं सोचना कि सर ये अपन हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसको क्या नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, WBC के बारे में हो गया। अब इसके बाद में WBC के बारे में ये चीज हो गई, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, अगला जो इसके कणिकाणु है वो बात करेंगे अपन बिंबाणु के बारे में। तो आपको भी पता है बिंबाणु क्या होते हैं कि जैसे प्लेट्स होते हैं। अपने डेंगू वगैरह बुखार हो जाता है तो उस केस में बोलते हैं ना अपन कि इसकी प्लेटें डाउन हो गई, इस वजह से इसमें कमजोरी आ गई, या अगर इसकी 1000 लाख से प्लेटें कम हो जाती है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो प्लेटें यही प्लेटें हैं। ये क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है, रक्त का स्कंदन करती है। मान लो कि किसी भी कारणवश अपने लग गई, जैसे मेरे यहाँ पे लग गई और इस पार्ट को मैं झूम करके देखता हूँ कि मान लो कि मेरे इतना घाव हो गया है लगने में, और यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा ब्लड निकल रहा है, रक्त बह रहा है। यदि रक्त बह रहा है तो ये बिंबाणु क्या करते हैं, इस लगे हुए भाग पर ये जाल बना देते हैं। क्या कर देंगे, सारे लगे हुए भाग पर क्या बना देंगे, जहां घाव हो रहा था वहां जाल बना देंगे, जिससे रक्त क्या हो, कम से कम निकले। और थोड़ी देर बाद में पूरा जाल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है तो क्या होगा, इससे रक्त बहना रुक जाएगा, और रक्त बहना रुक जाएगा तो इसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन, मतलब रक्त रुक गया, रुधिर बहना रुक गया। तो बिंबाणुओं का मेन कार्य क्या है, रक्त का स्कंदन करना। अब इसके बाद में बिंबाणु के बारे में अपन बात करते हैं, रक्त के कार्य, ठीक है। तो रक्त के कार्य के बारे में बात करेंगे। देखो एक तो पहला क्या होगा कि ये अपने शरीर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, ठीक है, और CO2 है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो इन गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है। तो शरीर में क्या करेगा, ये गैसों का परिवहन करेगा। यदि पहला कार्य देखें तो दूसरा कार्य देखिए तो ये क्या करेगा, हार्मोन एवं पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ जो भी अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, और हार्मोन जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, हार्मोन एवं पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, और तीसरा कार्य देख लो, ये तापमान को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। तो ये तीन कार्य आपको क्या करने हैं, इस रक्त के तीनों कार्य आपको याद करने हैं। इसके बारे में आपको देखो, ये जो मैटर है आपको वो चीज़ समझने की है। NCERT में मैटर कम दे रखा है लेकिन समझने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करो, आराम से, अभी अपन को इतना जल्दी भी नहीं है, तो आराम से क्या करना है, आपको आराम से याद करना है और आराम से नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ इसका कार्य करते जाना है। यहाँ तक कि क्वेश्चन मैं आपको कल डाल दूँगा, यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कल डाल दूँगा, तो आपको काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।